जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। कैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, कैसे बांग्लादेश मतलब हम लोग के जो पड़ोसी हैं उन लोगों पर कैसे पाकिस्तानियों ने अत्याचार किया था, आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोग जान लें कि ये जो अलग हुआ था, भारत विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान विभाजन 1947। इसमें पाकिस्तान दो जगह था। एक पाकिस्तान को बोला जाता था पश्चिमी पाकिस्तान, ये रहा। एक बांग्लादेश, उस समय पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। तो इसे बोला जाता वेस्ट पाकिस्तान, इसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। दोस्तों, 1947 के बाद से अलग अलग दो रहते थे। ये बीच में भारत है, ये तो पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान वालों को अपना नहीं समझता था। एक बार क्या हुआ, ये शेख मुजीबुर रहमान है, आपके सामने जिनका ये फोटो दिख रहा है, ये शेख मुजीबुर रहमान है। इन्होंने, बात है 1970 की, 1970 में ये पूर्वी पाकिस्तान में ये जीत गए थे पीएम के जो पद होते हैं वो जीत गए थे। 7 मार्च को इनका भाषण था और इन्हें 25 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तार होने के बाद हो गया बवाल यहाँ पे। अब आपको बता दें कि ये पूर्वी पाकिस्तान के मतलब इन्हें पश्चिमी पाकिस्तान वाले चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान वाले कभी ना बने, इन्हें भाव ही नहीं देते थे। बोलते तुम मोटे हो, नाटे हो, काले हो, हम तुम्हें नहीं। एक समझिए कि पाकिस्तान का ही क्या था, एक राज्य था। तो ऐसे नाम दर्ज किया गया था पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन लोग इन्हें मानते नहीं थे। तो शेख मुजीबुर रहमान को 25 मार्च को गिरफ्तार किया गया। अब उसके बाद हो गया, अब देखिए पूरे एकदम माहौल अफरा तफरी के मच गई थी पूर्वी पाकिस्तान में। अब यहाँ पे आपको बता दें कि 30 लाख मर्डर किए गए उस समय की है आंकड़ा के अनुसार। 1971 की बात, 1970 के बाद 30 लाख मतलब इसे में क्या मर्डर हुए गए, और 4 लाख महिलाओं को रेप किए गए। 4 लाख महिला के रेप किए गए। इन लोग इतना सोचिए, उस समय इंसानियत एकदम शर्मसार हो गया होगा। इन लोग जब यहाँ घुसा, जितने पाकिस्तानी पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक थे, इन लोग जब यहाँ पे घुसा तो बंदूक के नोक पर खुद तो रेप करते थे, लेकिन यहाँ उनके बाप को भी बोलते कि तुम भी अब रेप करो। अब सोचिए, इंसानियत मर गया होगा उस समय। कहाँ इन लोग के इंसानियत चला गया था, खुद अपने ही भाई बंधु पे। ऐसा नहीं कि इन लोग मतलब दूसरे बेगाना है, इन लोग अपने ही, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान पर जाति दुश्मनी निभाने लगे। पता नहीं किस जन्म का दुश्मनी निकाले। अब इसके देख के इस समय प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को रहा नहीं गया। इंदिरा गांधी बोले कि हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं, पूर्वी पाकिस्तान वाले ये हैं, जो इन पे हमें अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मानिक शाह उस समय फील्ड मार्शल थे, अपने मानिक शाह थे। मानिक शाह से बोले कि अब देखा नहीं जा रहा है, अब आप ये युद्ध कीजिए। तो बोले कि नहीं, युद्ध हम नहीं कर सकते हैं अभी। उस समय आ गया था अप्रैल का महीना था। आपको एक चीज और जान लेना चाहिए कि उस समय उस अफरा तफरी में 10 लाख शरणार्थी भारत भाग के आए थे। अभी भी आप लोग सुने होंगे रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब भारत में ही आके बसे थे उस समय 10 लाख। आपको बता दें कि इस समय गर्मी के अप्रैल का महीना था। इस अप्रैल के महीने में जनरल मानिक शाह ने सीधा सीधी मना कर दिया कि अभी हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों नहीं युद्ध कर सकते हैं इन लोगों से? तो आपको बता दें कि ये पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग में जब पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद यहाँ पे पूरी इस सब एक बार की बात है कि जब सिकंदर अपने हाथी लेके इधर मतलब आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पानी मतलब कीचड़ में फंस गया था। बहुत बारिश होती है, क्योंकि अप्रैल मई जून के बाद आपको पता है कि जून जुलाई में क्या होती है, वर्षा होने लगती है। इस बारिश के कारण यहाँ, तो आपको एक बात बता, जब युद्ध शुरू हो जाता तो इस एरिया में ही लड़ते हैं भारतीय, यहाँ पे लड़ाई होता तो इसमें मतलब हार हो सकते थे, क्योंकि कीचड़ ज्यादा हो जाता है। इसलिए मानिक साहब बहुत समझदार थे। इन्होंने कहा कि युद्ध टाल दिया जाए। कब तक टाल दिया जाए भैया? जब तक ठंड के दिन ना आ जाए, क्योंकि ठंड के दिन में उतना पानी नहीं गिरता है। ठंड के दिन ना आ जाए तब तक युद्ध को क्या किया जाए? टाल दिया जाए। चलो अच्छी बात है। तब तक बोले इंदिरा गांधी की, तब तक करेगी क्या अपनी सेना? बोले कोई बात नहीं है। उस समय अप्रैल से नवंबर तक में आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ पे मुक्ति वाहिनी संगठन बनी थे। इस मुक्ति वाहिनी संगठन बांग्लादेश का था। इसमें
इस मुक्ति वाहिनी संगठन में ट्रेनिंग दिए जाते थे, जितने भी सेना थे उनको ट्रेनिंग दिए जाते थे। और इसी के बीच में 1971 में रूस के बीच, भारत और रूस के बीच समझौता हो गया था कि भैया आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कभी भी प्रॉब्लम हो, हमें याद जरूर कीजिएगा, आपको कोई भी आएगा मारने, हम आपको जरूर बचाएंगे। तो अच्छी बात है कि अप्रैल से नवंबर के बीच में ये 3 हो गए थे। एक तो मुक्ति वाहिनी सेना को, मतलब मुक्ति वाहिनी जो संगठन थी उनकी सेना को क्या मिल गई, ट्रेनिंग मिल गई यहाँ पे। उसके बाद रूस समझौता भी हो गया। चलिए, तब तक हम लोग तो इंतजार ही कर रहे थे, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह वो हमको छेड़े। तब एक दिन बात हुआ, 3 दिसंबर की है, 3 दिसंबर 1971 की बात है। इधर से जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, पठानकोट हो गया, आगरा हो गया, यहाँ से सन 3-4 जहाजें करके ये फाइटर जो प्लेन होते हैं पाकिस्तान के, सीधा इधर आया। और इतनी जोर के आक्रमण था इन लोग के, इतना जोर के आक्रमण था, एक सैनिक कभी मौत नहीं हुआ भारत में, इतना जोर से इन लोग आक्रमण किया था उस समय। ठीक है, तो अब इसके बाद हम ही तो चाहिए रहे थे, हम लोग तो चाहिए रहे थे कि किसी तरह हम लोग रोवे के गांव में क्या होता है ना, रोवे के रहल तो आँखिए खोदा गए, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह वो हमसे लड़े, ताकि जो इंटरनेशनल दबाव होता है वो दबाव हम लोगों पे कम पड़े। ठीक है, इस समय एगो कहावत है ना कि मूस मुठैयन लोढ़ा हो, हाथी घोड़ा थोड़े हो। उसी तरह करके आक्रमण का किया, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद देखिए 3 दिसंबर था, अब आएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर के दिन क्या होगा, देखिए एक चीज याद रखिए, उस समय देखिए जब इंदिरा गांधी बोली मानिक शॉ या कि भारतीय सेना, मतलब जो मुक्ति वाहिनी सेना है, उन्हें मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग दिया जाए, तो युद्ध होना था यहाँ पूर्वी पाकिस्तान के तरफ, तो सर्वाधिक सेना डिप्लॉयड इधर कर दिया गया, इस एरिया में बहुत सेना आ गया, इधर सेना कम थी। ये बात पता ना कैसे पाकिस्तान को पता चल गया कि सभी भारतीय सेना थी वो किधर आ गई है, पूर्वी पाकिस्तान की ओर आ गई है, यानी पश्चिम बंगाल में आ गई। ये बात पाकिस्तान को पता चला, और यहाँ एक जगह पड़ता है लोंगेवाला। कौन सा जगह पड़ता है, लोंगेवाला, राजस्थान में एक जगह पड़ता है। इस लोंगेवाला राजस्थान में, यहाँ से पाकिस्तानियों को पता चला, और यहाँ मात्र 120 ही जवान थे, यहाँ मात्र कितने से 120 जवान। और पाकिस्तानी उधर से, पाकिस्तान की ओर से ब्रिगेडियर तारिक मीर, पाकिस्तान की ओर से ब्रिगेडियर तारिक मीर 2800 सेना और टैंक के साथ में कहाँ घुस गया, लोंगेवाला में। और इसके लोंगेवाला में यहाँ पर अब मात्र भारत की ओर से 120 जवान भैया, लेकिन वहां थे जो मेजर थे अपने तरफ से, कुलदीप सिंह चांदपुरी। कौन थे, कुलदीप सिंह चांदपुरी। अब भारत की ओर से फोन किया कि पाकिस्तानी घुस गए हैं, उन लोग के पास सेना बहुत ज्यादा है, आप चाहें तो आप वापस आ सकते हैं, हम आपको झोंकना नहीं चाहते हैं इस युद्ध में, क्योंकि आपकी जान जा सकती थी। कुलदीप सिंह चांदपुरी बोले कि हम, कोई बात नहीं है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। क्या हुआ, चूटी कितनी भी तादाद में गन्ना घसीट के थोड़ी ले जाती है, डरे नहीं, 120 जवान लड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसे भी इन लोग डरने वाले कहाँ थे। ये देखिए आपका रियल हीरो है सनी देओल, इन पे एक मूवी भी बना है, बॉर्डर मूवी, जो अच्छा से लोंगेवाला को दर्शाया गया, कैसे पाकिस्तानियों के दम भर धोया इन लोगों ने। और उसके बाद ये है रियल हीरो कुलदीप सिंह चांदपुरी, ये सिख थे। ऐसे भी बोला जाता है सिखों के बारे में, चिड़ियानू में बाज लड़ावा, गिदड़नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम रखावा। लोग डरने वाले कहाँ थे, नहीं डरे। अब देखिए उस समय के भारत के पास एक तो 120 सैनिक, और ऊपर से भारत के ये हथियार है। देखिए ये कैसा हथियार, ये देखिए ये भारत के हथियार है, ये जीप वाला पे लोडेड रहता है, तो फिर यही उस समय के लड़ने के लिए। अच्छा, इन लोग के पास मतलब व्यवस्था भी नहीं थे। आपको एक चीज और बता दें, इस समय जो थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, इनके पास मात्र 10 ही टैंक मैन थे, और उन लोग टैंक बहुत सारा लेके आए थे। अब बोला जाए, अब मतलब रेगिस्तान था, अब किया क्या जा भैया इसमें। अब इन्होंने भागने का तो प्रण नहीं लिया, भागेंगे तो नहीं। अब क्या किया, 3 ही टैंक मैन थे, रेगिस्तान है, ठीक है, उस रेगिस्तान में एक टैंक मैन शुरू में लगा दिया, फिर एक लगातार 3 टैंक मैन जो ओरिजिनल थे, ये तीनों जो टैंक मैन थे ये ओरिजिनल थे। उधर से पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे, बढ़ी, पहला पचड़ा उड़ गया, अरे दूसरा पचड़ा ये भी उड़ गया, तीसरा पचड़ा ये भी उड़ गया। अब इसके बाद जितने भी बिछाया गया था उसमें ईंटा डाल के टिफिन कीरी डाल दिया, जब बड़ा 3 खाना 4 खाना वाला था ना, वो टिफिन कीरी, उसके नीचे बालू के। रात भर ये तारिक मीर अपने सेना से खोजवाते रहा, धीरे धीरे निकले रे पकड़, रात भर खोल के देखा, रात भर ईंटा निकला, ऐसे करते करते 3 बज गए। ऐसे यहाँ तारिक मीर रात भर ईंटा ही निकालता रह गया। 120 जवान
120 जवान। और एक चीज और है, वहां बंकर होते हैं चारों तरफ से, क्या बने रहते हैं, बंकर थे। इस मान लीजिए ये बंकर है, इस बंकर में एक सैनिक यहाँ, एक सैनिक यहाँ, एक सैनिक यहाँ, एक सैनिक यहाँ, 120 ही सैनिक थे, लेकिन चारों तरफ से मारने लगा। तारिक मीरवा पगला गया, इसका सिवा मार करने से रहा हमारा। 120 लोगों जो हमको बताया वो झूठ बोला, 120 सैनिक है ही नहीं है, 120 सैनिक इतना कैसे मार सकता है। चारों बगल से उसको दम भर धुआ गया। तब तक हो गया था सुबह, तब तक हो गया सुबह। उसके बाद आपको बता दें कि उस समय भारत के पास जो लड़ाकू विमान थे, ठीक है, ये हंटर है, हंटर लड़ाकू विमान है। ये हंटर लड़ाकू विमान रात में नहीं चल सकती थी, क्योंकि इसमें लाइट नहीं लगी हुई थी। सुबह का इंतजार किया जा रहा था, कब सुबह हो, कब सुबह हो। सुबह होते हुए हंटर जहाज कहाँ पहुंची, रेगिस्तान लोंगेवाला में। और उसके बाद वो धोया पाकिस्तान को, कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के ये है, पाकिस्तान के ये टैंक है, नीचे थूथूरे कर थुराइल है। ये देखिए पाकिस्तान का थूथूरी कट गया एकरा में, ठीक है। अब देखिए ये देखिए सबसे अच्छा यहाँ दिखेगा, देखिए ये है पाकिस्तान के टैंक सब, ठीक है। ये सब के सब कबाड़ा कर दिया भारतीय सैनिक, भारतीय वायुसेना। वो धोया इन लोग के, हालत खराब कर दिया भारतीय सेना। उसके बाद इन लोग के भागने का धूम दबा के भाग गया। अब भागने के बाद देखिए इन लोग का कैसा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखल है डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी T-59 टैंक, ठीक है। माने यानी ये पाकिस्तानी टैंक है। अब आज भी आपको म्यूजियम में मिलेगा। राजस्थान जो जाता है, देखिए ये राजस्थान के लोगे वाला जगह है। भाई साहब कितना बढ़िया सेल्फी खींच रहा है, कितना अच्छा इनका फोटो है। ये देखिए मोदी जी पाकिस्तानी टैंक को देखने का है। मोदी जी आप अच्छा कर रहे हैं, आगे ऐसे ही करते रहिए, एकदम दुश्मनों के धोते रहिए, ठीक है। ये देखिए भारतीय हमारे जवान जो भाई हैं, देखिए कितना खुशी मना रहे हैं भारतीय पाकिस्तानी टैंक पर बैठ के। पाकिस्तान की औकात दिला दिए। इतना तो छोड़े, बोला गया अरे भैया कम से कम अपना टैंक तो वापस लेके चले जाओ। ससुरन टैंक पे जो छोड़ो, लाश के भी अपन लेके नहीं गया। जो मरा वाला सारे ले जाओ, नहीं मारेंगे, कुछ नहीं तुमको करेंगे। उन्हीं को भी नहीं ले गया, नहीं मार देंगे तब। अरे पाकिस्तानियों, तुम लोग के एक बात समझना चाहिए, हम लोग हिंदुस्तान के, हम लोग के दिल बहुत बड़ा है, तुम लोगों जैसा नहीं है कि ससुराल एक को पकड़ के ले जाता है तो हाथ आंख नाक कान काट के उधर से भेजता है। हम लोग हिंदुस्तानी है, दुश्मन के साथ भी आते हैं तो प्यार से पेश आते हैं, तुम लोगों के जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान हमेशा औकात पे औकात की बात करती है। पाकिस्तान की औकात तो दिखा दी थी लोंगेवाला में ही 120 सैनिक है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं, 120 सैनिक ही इन लोगों की औकात दिखा देते। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, बोला नौसेना, बोला जो नौसेना, भारतीय नौसेना थे, बोले कि सबके मौका दे रहे हैं, आर्मी के मौका दे दिए, वायुसेना के मौका दे दिए, हम लोग को मौका मिलना चाहिए, हम लोग नहीं कारनामा दिखाएंगे। आपको एक चीज बात बता दे, ये है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में एक पोर्ट पड़ता है कराची, ये है कराची, इसके बाद है ग्वादर। इन लोग को बोला ठीक है, भारत सरकार बोले ठीक है तुम लोग जाओ। इन लोग अपने लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ये है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के बाद में पड़ता अरब सागर। अरब सागर में इन लोग धोया पाकिस्तान को, इतना धोया कराची बंदरगाह को कि आप देख सकते हैं कि कराची बंदरगाह के हाल क्या हो गया। ये कराची बंदरगाह की स्थिति है, देखिए ऐसा, देखिए ये नजारा देखिए, आग लगा दे भैया। ऐसे कौन धोता है, इतना नहीं धोना चाहिए, दुश्मन के तुम तो बेटा न है, ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना धोना नहीं चाहिए। देख रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र, इसका नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन त्रिनेत्र। बहुत धोया किसको, पाकिस्तान को, बहुत जश्न मनाया, अच्छा लगा, नेवी भी अपना कारनामा दिखा दी। अब पाकिस्तान बौखला गया था, चुप थोड़ी बैठने वाला था, इतना नुकसान उसका हो गया था। टैंक उसका वहां लोंगेवाला में चला गया, यहाँ त्रिनेत्र के तहत कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया गया। कराची बंदरगाह से सब भाग गया ग्वादर बंदरगाह पर। जितने कराची बंदरगाह पर उसके नौसेना थे, सब के सब कहाँ चले गए, ग्वादर बंदरगाह पे चले गए। पाकिस्तान बोला, उस समय हाल ही फिलहाल में तुरंत एक PNS गाजी खरीदा था, पनडुब्बी, PNS गाजी पनडुब्बी खरीदा था। वो भी कहां से खरीदा था, USA से। चलो भैया ठीक है। भारत, देखिए PNS गाजी, देखिए अपना हो भारत हो या पाकिस्तान हो, जासूस हर जगह रहते हैं। पाकिस्तानी जासूस भारत में मिलेंगे, भारतीय जासूस पाकिस्तानी में मिलेंगे। तो वहां से PNS गाजी चला, तो खुफिया विभाग से पता चला कि PNS गाजी अपने यहाँ उस समय का सबसे अच्छा मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप विक्रांत। तो INS विक्रांत उस समय अंडमान निकोबार में थी। ये देखिएगा यहाँ पे, ये बांग्लादेश के बाद यहाँ अंडमान निकोबार पड़ता है, यूं अंडमान निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार में ये बेचारा खराब था, मतलब ये अंडमान निकोबार में पड़ा हुआ था। और PNS गाजी को स्पेशली भेजा जा रहा था पाकिस्तान से कि तुम्हारा काम है INS विक्रांत को डुबा के ही आना उसी हिंद महासागर में। ये बात भारत को पता चल गई,
सच में डुबा सकती थी, यूएसए का बनाया हुआ था इस समय। तो एक आईएनएस राजपूत था जो बेकार पड़ा हुआ था। ये आईएनएस राजपूत है, ये खराब हो चुका था, इसको बनने के लिए विशाखापट्टनम भेजा गया था। भारत में ये पड़ता है, ये है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसको मरम्मत करने के लिए आईएनएस राजपूत को भेजा गया था। अब आईएनएस विक्रांत को, अगर आईएनएस विक्रांत उस समय अगर ये पीएनएस गाजी से मार देता तो भारत की हार 100% तय थे, क्योंकि उस समय ये बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से इसका नाम आता है। आईएनएस विक्रांत के समय समझिए कि चलता फिरता एक शहर के समान होता है। ये इस पर से वायुसेना भी रहती है, अपना एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करा सकती है, आ सकती है, या अपने साथ में परमाणु हर एक चीज ये सब लेके चलने में मतलब ये इसकी क्षमता होती है। आईएनएस विक्रांत बहुत अच्छा था। इसको डुबाने कौन निकला? गाजी। अब ये चल दिया यहाँ से, पाकिस्तान से चल दिया मारने अंडमान निकोबार के पास। लेकिन इससे पहले जब हम लोगों को पता चल सकता है कि पीएनएस गाजी पाकिस्तान से चल दिया मारने आईएनएस विक्रांत को, तो भारत रेडियो पे मीडिया वालों को हर जगह बोल दिया, क्योंकि इस पर जितने भी सैनिक थे वो लगा के अपने फोन पे मतलब घर वालों को बोले कि हम आ रहे हैं अपने घर, आईएनएस विक्रांत खराब हो गया है, आईएनएस विक्रांत खराब हो गया, उसे हम बनाने कहाँ लेके आ रहे हैं? विशाखापट्टनम बनाने लेके आ रहे हैं। ये बात जासूसों को पता चल गया, पाकिस्तानियों को तुरंत फोन करके बोल दिया, अरे आईएनएस विक्रांत अंडमान निकोबार में नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं, आईएनएस विक्रांत तो विशाखापट्टनम में है भैया। अब जैसे ही ये बात चला पीएनएस गाजी वाला का, तुरंत ड्राइवर मुड़ा चल दिया विशाखापट्टनम के। अब विशाखापट्टनम में उसका बाप खड़ा था पहले से, आईएनएस राजपूत, भले ही खराब था, आईएनएस राजपूत भले ही खराब था, लेकिन मार के डुबाने के लिए इसको, क्योंकि इसको पहले रडार पता चला, इसको पहले पता चल गया कि पीएनएस गाजी किधर चल दिया विशाखापट्टनम की ओर चल दिया। ये विशाखापट्टनम में पहले से इंतजार कर रहे थे। अब मार के देखे कैसे इसको विध्वंस, मतलब आईएनएस जो पीएनएस गाजी था, पीएनएस का मतलब पाकिस्तान नेवल शिप, यूएसए से खरीदा था। इस शिप को आईएनएस राजपूत जो खराब था, देखिए इंडियन जो जितने भी सैनिक है उनका दिमाग देखिए, ससुरा ये तो इन्हें रह गया हम लोगों का। आईएनएस राजपूत खराब का से इसको मार के डुबा दिया, पीएनएस गाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, आया था ससुरा मारने, अपने डूब के खत्म हो गया। ये बात पाकिस्तान तुरंत ही बाप भी फोन कर दिया, अमेरिका भी, आप कैसे पीएनएस गाजी हमरा दिए थे कि हमारे पीएनएस गाजी के मार के वो खराब आईएनएस राजपूत हमको गिरा दिया। यूएसए सोचा ससुरा ये कैसे हो गया। ये बात जैसे ही उसको पता चला, अब देखिए ये रहा आपका यूएसए, ठीक है। यूएसए में यूएनओ के आप नाम सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये विश्व भर में शांति स्थापित करना चाहती है। अब ये यूएनओ में अमेरिका मुद्दा उठा दिया कि भारत पाकिस्तान के बिना मतलब के धो रही है, बिना मतलब के वीटो लगे थे। इसमें दोस्तों 5 मतलब आते हैं, परमानेंट देश आते हैं, ठीक है। फ्रांस आता है, रशिया आता है, यूके आता है, यूएसए आता है, ठीक है, ये एक चीन आता है। तो इसमें जो रसिया है हम लोग का सहयोगी है। याद कीजिए हम शुरू में 1970 में बताए थे कि समझौता रूस के साथ हुआ था कि हम आपका हर एक चीज में मदद करेंगे, भारत और रूस के बीच। तो रूस इसमें वीटो पावर लगा दिया। वीटो पावर लगाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी 5 सदस्य का सहमति होगा तभी आप किसी देश पर आक्रमण कर सकते हैं। तो रूस अपना उस समय अपने को बहुत साथ दिया था। वीटो पावर कहाँ लगा दिया? यूएनओ में। यूएनओ के या अमेरिका के तो वही यूएनओ से, यानी कि जो भी देश थे वो मारने तो नहीं आ सकते थे, लेकिन अमेरिका को बड़ा खल रहा था दिल में, ओह रे मेरा पीएनएस गाजी, उसको मार के डुबा दिया, मेरा दिया हुआ के। अब वहां से पाकिस्तान के मदद के लिए ये रहा, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया। पाकिस्तान के मदद के लिए यहाँ से चल दिया 7वां बेड़ा। कौन सा चल दिया? 7वां बेड़ा। 7वां बेड़ा यहाँ से निकल दिया। अब इस समय इंदिरा गांधी अपनी जीवनी में लिखी थी, 7वां बेड़ा जब चला था वहां से इंडिया को मारने, हमको नींद नहीं आया था रात भर, समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। तब अचानक याद पड़ा कि और पिछले ही साल तो रूस के साथ समझौता किए हैं, तो कॉल लगाते हैं। कॉल लगाई इंदिरा गांधी रूस के पास, ये रहा रसिया के पास। तो बोला कि कोई बात नहीं, रसिया से बोला कि अमेरिका हमको मारने के लिए 7वां बेड़ा भेज दिया है। ये देखिए 7वां बेड़ा, ये 7वां बेड़ा दिखाई दे रहा है। इस समझिए अपने साथ एक पूरा फौज लेके चलती है। देखिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि अपना जो आईएनएस विक्रांत था, उस विक्रांत ये अकेले ही साथ कितना कितना एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसी को इंग्लिश में 7 फ्लीट कहा जाता है, 7 फ्लीट भी कहा जाता है इसे, 7 फ्लीट। 7वां बेड़ा चल दिया भारत को मारने के लिए। ये बात रूस के पास गए, बोला कि कोई बात नहीं है, आने दीजिए।
यहाँ से रूस अपना 40वां बेड़ा भेज दिया, एक बाप इस 7वें बेड़ा में अझुराइल है, इस 40वां बेड़ा भेज दिया। देखिए 40वां बेड़ा ये चलता फिरता समझिए एगो देश है पूरा। ये देखिए जहाज, ये देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर कितना है इसके साथ में, बहुत सारा। ये देखिए इसका मालिक आगे चल रहा है, ये 40वां बेड़ा है यहाँ पे। 7वां बेड़ा इधर से, 40वां बेड़ा ये इतना दूर से आता है। देखिए इसको कितना दूरी तय करना पड़ा है, यूं यूं चल रहा है। और रूस तो यही है बगल में, फटाक से पहुंच गया हिंद महासागर में। हिंद महासागर में पहले ही से 40वां बेड़ा यहाँ मौजूद है। यहाँ से 7वां बेड़ा पहुंचा, बोला कि तुमसे हमारा युद्ध नहीं है रूस, तुम मेरे सामने से हट जाओ। बोला हम हट कैसे जाए, हम लड़ने आए हैं। यहां से फिर एक और यूएसए जो आ रहा था 7वां बेड़ा लेके, अब पता नहीं इंग्लैंड भी दुश्मनी साधते रहता। इंग्लैंड के भी एक आया था ईगल एयरक्राफ्ट था, वो भी आ गया था। अब इधर से वार्निंग देता रहा, तुम मेरे सामने से हट जाओ। 40वां बेड़ा बोला हम नहीं हटेंगे। इधर से 7वां बेड़ा बोल रहा है यूएसए वाला, मेरे पास परमाणु बम, हम परमाणु बम भी लेके आए। अमेरिका रूस बोला तू परमाणु बम लेके चला, तो हम भी परमाणु बम 250 गिन चुके थे, फिर उतना कौन गिनने जाए, बाकी ऐसे ही डाल रहे, बाद में गिना जाएगा। तुम परमाणु बम के धमकी हमको मत दो। एक चीज याद रखिएगा, एक होता है पेट्रियोटिक मिसाइल, पेट्रियोटिक मिसाइल, पेट्रियोटिक मिसाइल होता है। ये पेट्रियोटिक मिसाइल की खासियत होता है कि पानी में स्वतः, इसको कि कुछ करने की जरूरत नहीं, ये पानी में अगर है तो ये स्वतः छूटता है। और ये पेट्रियोटिक मिसाइल पहले से ही महासागर में फिट कर दिया। अब यहाँ से ये खाली से 7वां बेड़ा बोलता रहा हट जाओ, ये बोला नहीं हटेंगे, आगे बढ़ो, बढ़ के देखो, नहीं औकात, आगे बढ़ना चाहिए 7वां बेड़ा, ना बढ़ भी नहीं किया। यहाँ से बस बोलते रहा, कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले ईगल यहाँ से यूके ला वापस चल गई यूरोप में, हमको नहीं लड़ना भैया, तुमको मरना है मरो जाके, हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से 7वां बेड़ा सिर्फ बोलते रहा, उधर से वार्निंग मिलते रहा, बोलते रहा, मिलते रहा, कुछ नहीं हुआ, वापस घूम के चला गया। अब यहाँ से तो मदद बहुत अच्छा मिला। ये तो 40वां बेड़ा था। इसके बाद आईएनएस विक्रांत अपना कमाल किया। ये रहा आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत यहाँ से हिंद महासागर में से खूब बांग्लादेश के धोया, यहीं से मार रहा था। उड़ के वायुसेना एयरक्राफ्ट कैरियर है, देखिए आप ध्यान से इस पर देखिएगा तो एयरक्राफ्ट कैरियर दिखेगा। यहाँ से वायुसेना लैंडिंग करती है, आती है, जाती है, यहाँ से उड़ के खूब मार रहा था बांग्लादेश को। पूरा पूर्वी पाकिस्तान को धो दिया उस समय आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को बैकअप मिल गया 40वां बेड़ा से। उसके बाद आप एक चीज अब देखिए, एयर ड्रॉप की बात आई। एयर ड्रॉप देखिए लिखा है, उस समय वहां का लेफ्टिनेंट कर्नल था निर्मल, मतलब भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल थे निर्मलजीत सिंह अरोड़ा, और पाकिस्तानी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल था नियादी। ये दोनों के बीच निर्मलजीत सिंह अरोड़ा बोले ना क्यों ना कुछ किया जाए, एयर ड्रॉप कराते हैं। एयर ड्रॉप उस समय आदमी का एयर ड्रॉप सेना का नहीं हुआ था, पुतला का एयर ड्रॉप हुआ था। यहाँ से जो छोड़े जा रहे हैं एयर ड्रॉप पुतला को छोड़ा गया था। अब पूरा न्यूज वाला दिखा रहा है, ये देखिए ढाका में कैसे पुतला भारतीय सैनिक जा रहा है, सबको मार रहा है। पुतला से जब इतना डर गया तो निर्मलजीत सिंह अरोड़ा सोचे इस असरा अब आर या पार के पूछो लड़ाई होके, अब तो लड़ाई होना तय है। अब बोला कि अब पुतला नहीं, अब डायरेक्ट मार होगा। अब उस समय जो मतलब ये देख रहे हैं वायुसेना जो जाके धोई, ये गवर्नर के हाउस है वहां पे। आपको बता दें पूर्वी पाकिस्तान एक तरह के राज था, जैसे अभी झारखंड है, अपना बिहार है, उसी तरह ये क्या था, राज था। यहाँ गवर्नर होते थे, यहाँ गवर्नर होते थे। उस समय गवर्नर था एच मलिक, उस समय गवर्नर एच मलिक था। एच मलिक इसको घर के माना ना, तब त्याग पत्र दे, भैया हमको नहीं जान रहेगा तो हम कितना बार गवर्नर बनेंगे, हमको जरूरी नहीं। ये त्याग पत्र दे दिया एच मलिक। अब निर्मलजीत सिंह अरोड़ा नियादी के बोले, सुनिए नियादी, हम तुमको 30 मिनट टाइम देते हैं, 30 मिनट में तू अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। इस 30 मिनट के बाद उधर से नियादी था और इधर से निर्मलजीत सिंह अरोड़ा थे। बहुत दोनों के बीच समझौता गया। इस समय इतिहास में याद रखिएगा, इतिहास में याद रखिएगा, पाकिस्तान के ये ऐसा पहली बार हुआ था कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इन लोग का नाम दर्ज हुआ था। इतना बड़ी सेना एक साथ कहीं नहीं सरेंडर की थी। ये बात है 16 दिसंबर 1971 को। ये देखिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा है अपने, ये नियादी है पाकिस्तानी। ये देखिए अपना कैसे कैसे सरेंडर किया, बंदूक उतार दिया, भैया अब हम हार गए, अब हमरा से कुछ नहीं होगा। ये 93,000 सैनिक है, जो विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है जो 93,000 सैनिक एक साथ सरेंडर किए थे। उस समय आपको बता दें
कि ये मात्र देखिए पाकिस्तान के 93,000 सैनिक थे और ये युद्ध मात्र 13 दिन में खत्म हो गया। 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर के इन लोग खत्म कर दिया इस युद्ध को। इसके बाद आपको बता दें बांग्लादेश स्वतंत्र देश का एक निर्माण हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसके बाद ये देखिए अभी का वर्तमान का ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसका मुद्रा चलता है टाका। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश के ये पहले राष्ट्रपति बने शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये पहले राष्ट्रपति बने शेख। उनकी एक बेटी है, ये है शेख हसीना। इनकी बेटी एक है शेख हसीना। मुजीबुर रहमान के साथ भी बहुत खराब दुर्घटना हुआ था। वहां आतंकवादी पाकिस्तानियों ने इनके घर वालों सबके मार दिया था, किसी को नहीं छोड़ा था। तो कहिएगा कि सर अभी तो आप झूठ बोल रहे हैं, अभी तो है शेख हसीना, ये कहाँ है? तो शेख हसीना उस समय भारत में पढ़ रही थी, इसलिए बेचारे बच गए। इसके पूरे फैमिली वालों को आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने वहां पाकिस्तान के इनके घर वालों को मार दिया सर। तो यानी कि आप याद रखिएगा, ये था बांग्लादेश की पूरी कहानी। बांग्लादेश की ये पूरी कहानी है। यहाँ पे बांग्लादेश कैसे निर्माण हुआ, कैसे पूर्वी पाकिस्तान था, पहले पूर्वी पाकिस्तान से बना बांग्लादेश। 16 दिसंबर की ये बात है। और यहाँ पे देखिए अभी पाकिस्तान से ज्यादा अमन और चैन है बांग्लादेश में। ये पाकिस्तान आपका देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ से ज्यादा अमन और शांति कहाँ है? बांग्लादेश में। अरे पाकिस्तान वाला तुम लोग खाली उग्रवादी रखना और तुम्हारे पास कुछ है नहीं। देखिए तख्ता पलट होता है यहाँ पे, यहाँ तख्ता पलट से ये सबसे मतलब नहीं होता है। देखिए अभी बांग्लादेश जूट के उत्पादन में नंबर 1 पे रहता है हमेशा। मलमल के कपड़ा बनाता है, जहाज भी मरम्मत करता है, ये जहाज भी मरम्मत करता है। बहुत अच्छा है, ये सब पाकिस्तान से बहुत आगे है। पाकिस्तानियों को तो यहाँ सेना के नाम पर आतंकवादी के मतलब संगठन ये लोग करता है, सेना के नाम भर रहता है। यहाँ पे लोकतंत्र नाम का कोई चीज ही नहीं है, लोकतंत्र नाम का चीज नहीं। लोकतंत्र पलट देता है यहाँ के सेना। ये कैसा लोकतंत्र है तुम लोगों का? कितना बार ससुर मुंह के खाया फिर भी तुम लड़ने से बाज नहीं आता है। तो ये था दोस्तों, आप लोग के कैसा लगा? आप एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि भारत के बच्चा लोग जाने कि भारतीय सैनिक क्या थे और कैसे पाकिस्तानियों को उस समय हराए थे। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। इस तरह के वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। जय हिंद।